हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। तो हमने आपका नाइन्थ का बायोलॉजी स्टार्ट किया था। तो नाइन्थ के बायोलॉजी में हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज़ के बारे में, टिश्यू के बारे में उसका डिफिनीशन पढ़ा था और टाइप्स पढ़े थे, बहुत सारे टाइप्स को। इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। आगे टाइप्स ही पढ़ना है मेस्टमेटिक टिश्यू के। देखो, टिश्यू हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू हमने पढ़ा था 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। डिवीजन के बेसिस पे टिश्यू 2 टाइप का होता है। पहला मेस्टमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेस्टमेटिक टिश्यू जो होता है ये भी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, पोजीशन के बेसिस पे 3 टाइप का होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, जो रूट और शूट टिप के टिप पे पाया जाएगा, उसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो नोड और इंटरनोड के बीच में पाया जाता है, नोड पाया जाता है, उसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, बीच पाया जाने वाला टिश्यू। फिर तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम वहाँ पाया जाता है जहाँ पे ग्रोथ होता है, वो गर्थ को इंक्रीज करता है। इसके फंक्शन सारा डिटेल पढ़ेंगे, आज भी पढ़ने के लिए आए हैं। फिर पढ़ा था क्या, फिर पढ़ा था परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में भी 3 टाइप का होता है, एक होता है पीसीएस, याद करवाया था पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बताया था 2 टाइप का होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, जो फूड एंड वाटर, मिनरल एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है, उसको पहुंचाते हैं प्रत्येक सेल तक। और इसके बाद पढ़ा था कि फ्लोएम जो है इसको भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला स्यूट्यूब्स होता है, दूसरा कंपेनियन सेल होता है, फिर होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर होता है फ्लोएम फाइबर्स। फिर पढ़ा था जाइलम को भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला वेसल्स होता है, दूसरा ट्रैकिड्स होता है, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा होता है, फिर जाइलम फाइबर्स होते हैं। इतना आपको पूरी तरह याद होना चाहिए टाइप्स ऑफ टिश्यू में, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप सारी चीज़ों को आगे मेमोराइज कर पाओगे, उसको याद कर पाओगे ना। और इसमें पढ़ा था क्या पढ़ा था, डिफिनीशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू कहते हैं, टिश्यू का पढ़ा था कि टिश्यू इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल। क्या है, ग्रुप ऑफ सेल होता है टिश्यू, और जिनकी कॉमन ओरिजिन होती है। क्या होती है कॉमन ओरिजिन, मतलब कहने का मतलब है कि उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, जो एक ही वर्क को, एक ही फंक्शन को सभी टिश्यू एक ही फंक्शन को करते हैं, एक फंक्शन को सभी टिश्यू कंबाइंड फॉर्म में करते हैं। क्या था, एक ही फंक्शन को करते हैं, इसको टिश्यू बोलते हैं। क्या, इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल विच हैविंग ए कॉमन ओरिजिन एंड यूजली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। दूसरा जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये डिफिनीशन टिश्यू, ये टिश्यू का डिफिनीशन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, वो भी सही है, वो स्टैंडर्ड लेवल है, वो ठीक है, वो जो मैं आपको डिफिनीशन बताया हूँ वो डिफिनीशन सबसे करेक्ट है। ये आपका एनसीईआरटी का डिफिनीशन है, जो आपके एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो क्या लिखा है कि ग्रुप ऑफ सेल, वही लिखा है ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर स्ट्रक्चर, वही बताया ना, सिमिलर स्ट्रक्चर। उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड, इसी को मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दिया गया है 11th की बायोलॉजी में, वही डिफिनेशन हमने उठा के डाल दिया था, ठीक है। तो वही आपको आगे एडवांस, आगे चल के एडवांस में पढ़ना भी पड़ेगा, तो वही डिफिनेशन। तो ग्रुप ऑफ सेल क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ सेल ऑफ ए सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर होता है, और क्या कंबाइन टुगेदर, उनको साथ साथ कंबाइन करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को कंबाइन कर दो, एंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब एक ही फंक्शन को करने वाले होते हैं, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, फॉर्म ए टिश्यू, उसी क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारे सेल कंबाइन हो जाते हैं, बहुत सारे सेल्स कंबाइन हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, टिश्यू, जिनका सिमिलर क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये डिफिनीशन लिखो एग्जाम में, या वो डिफिनीशन एग्जाम में लिखो, डजंट मैटर, दोनों सही है, ठीक है। हालांकि वो डिफिनीशन स्टैंडर्ड लेवल है, ये डिफिनीशन आपके एनसीईआरटी का लेवल है, ठीक है। दोनों डिफिनीशन ही करेक्ट है, इसलिए चिंता मत कर, चाहे इसको लिखो चाहे उसको लिखो, दोनों ही सही है। ये आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है, एनसीईआरटी का डिफिनीशन है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज, टिश्यू की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या भाई टिश्यू का को क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या वर्क है, कैसा काम करता है टिश्यू, ठीक है। आपने देखो सेल में पढ़ा होगा कि एक यूनिसेलुलर होता है, सेल 2 टाइप के होते हैं, हम पढ़ाएंगे भी।
एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो यूनिसेलुलर जो होता है उसमें एक ही सेल होता है, और एक ही सेल होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी है, ठीक है, कोई भी हो, अगर उसका देखो अगर उसमें एक ही सेल है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। एक ही सेल है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। वही एक सेल सभी फंक्शन को कर देता है, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, जो भी मतलब उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो भी फंक्शन है वही एक ही सेल कर देगा, एक ही सेल परफॉर्म कर देता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं। क्या होते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं। काज क्या लिखा है? काजेज द डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम का बंटवारा। क्या होता है? काम का बंटवारा। हिंदी में कहते हैं काम का बंटवारा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम का बंटवारा। देखो कैसे समझोगे, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। समझो, जैसे मान लो जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें एक ही सेल सभी फंक्शन को कर रहा है, एक ही सेल सभी फंक्शन को कर रहा है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सभी सेल का ग्रुप बना दिया जाता है। मान लो क्या है, एक सेल हुआ, इसमें डिफरेंट टाइप के, इसमें सिमिलर, इसमें एक सेल का ग्रुप ये है, एक सेल का क्या है, ग्रुप ये, मतलब टिश्यू है, उनको डिफरेंट टाइप में टिश्यू में बांट दिया जाता है। ये ठीक है, एक टाइप का ग्रुप ऑफ सेल ये है और दूसरे टाइप का ग्रुप ऑफ सेल ये है। ये फर्स्ट टाइप का है और क्या है, ये सेकेंड टाइप का है। मान लो एक टाइप का ग्रुप ऑफ सेल ये है, ये थर्ड टाइप का ग्रुप ऑफ सेल है, ये थर्ड टाइप ग्रुप ऑफ सेल है। लेकिन तीनों में क्या कर दिया गया है, इनको देखो इनका डिफरेंट फंक्शन में बांट दिया गया है। इनको बोला जा रहा है भाई आप रिस्पायरेशन कर दो। क्या कर दो? जो फर्स्ट सेल है, जो फर्स्ट सेल की ग्रुपिंग हुई है, इसमें भी सिमिलर टाइप के भी सेल हैं, मतलब ये भी टिश्यू है, ये भी टिश्यू, ये भी टिश्यू है। इस टिश्यू को बोला जा रहा है कि भाई आप रिस्पायरेशन कर दो। इसको बोला जा रहा है आप फोटोसिंथेसिस कर दो। इसको बोला जा रहा है आप रिस्पायरेशन कर दो, ठीक है, आप डाइजेशन कर दो। तो इनको मतलब इनको अलग अलग काम का बंटवारा कर दिया गया, काम बांट दिया गया है। और काम बांटने से जो भी इंडिविजुअल सेल है, जो भी सिंगल सेल है, उनका वर्कलोड क्या हो गया, कम हो गया। पहले क्या होता था, पहले होता था कि एक ही सेल सभी फंक्शन को करते थे। एक ही सेल था, वही रिस्पायरेशन भी करे, वही डाइजेशन भी करे, वही एब्जॉर्प्शन भी करे, वही सब काम करे, ठीक है, वही सब काम करे, वही क्या, एक ही सेल सब काम करता था। लेकिन अब क्या हो गया कि वही सेल का ही ग्रुप बना दिया गया है, सेल का ग्रुप बना दिया गया है, उनको बांट दिया गया है, उनमें काम का बंटवारा कर दिया गया है। भाई आप हैं तो आप केवल रिस्पायरेशन करोगे, आप हैं तो आप केवल डाइजेशन करोगे, आप हैं तो आप केवल फोटोसिंथेसिस करोगे, ठीक है। ऐसे उनको बंटवारा कर दिया गया है कि आप सभी मिलकर डिफरेंट काम को अंजाम देंगे, ठीक है, डिफरेंट वर्क करोगे। तो इस सेल का क्या, इसका रिस्पायरेशन, इसका डाइजेशन, इसका एब्जॉर्प्शन, सभी अलग अलग काम कर रहे हैं। इसलिए क्या है, जो इंडिविजुअल सेल है, जो सिंगल सेल है, उनका वर्कलोड भी कम हो गया, उनका वर्कलोड भी क्या हो गया, कम हो गया। क्या लिखा है, डिक्रीजेज वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल सेल। जो भी इंडिविजुअल सेल हैं, जो भी सिंगल सेल है, उनका वर्कलोड क्या हो गया, कम हो गया। अरे समझो ना, अगर एक ही टाइप का सेल होगा तो सभी फंक्शन को अंजाम देगा, रिस्पायरेशन भी करेगा, डाइजेशन भी करेगा, एब्जॉर्प्शन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, सब कुछ वही करेगा, तो उसका वर्कलोड ज़्यादा है कि नहीं। अब उसी सेल को अगर उसी काम को डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिया जाए, भाई एक ग्रुप का अब क्या किया जाए कि ढेर सारे सेल का ग्रुप बनाया जाए। एक सेल का ग्रुप ये है, एक सेल का ग्रुप ये है, एक सेल का ग्रुप ये है। अब यूनिटी, इसमें कई सेल बांट दिया, इसमें कई सेल है जिनका स्ट्रक्चर क्या सिमिलर है। इसमें तो एक टाइप का सेल तो है नहीं, इसमें कई सारा सेल है, तो उनमें कहा गया कि आप केवल रिस्पायरेशन करो। तो जो भी सिंगल सेल होगा उसका वर्कलोड कम होगा कि नहीं, उसका काम कम होगा कि नहीं, ठीक है। इसलिए अब इसको बोल दिया गया कि आप केवल क्या करो, आप डाइजेशन करो। इसको बोला जा रहा है आप केवल एब्जॉर्प्शन करो। तो क्या हो गया, इसी की वजह से इंडिविजुअल सेल का वर्कलोड भी कम हो गया। समझ में आया कि नहीं, इंडिविजुअल सेल का वर्कलोड भी कम हो गया। अब इसके बाद तो समझ में आया। अब लाइन पढ़ो क्या क्या है, देखो क्या क्या आ गया। इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज क्या क्या है,
कॉजेज द डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर काम का बंटवारा होता है, ठीक है, काम का बंटवारा होता है, समझ, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में बांट दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू में बांट दिया जाता है, जिनको अलग अलग काम भी दे दिया जाता है, भाई आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, और इसकी वजह से इंडिविजुअल सेल का वर्कलोड भी कम हो जाता है। फिर देखो ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ। अब तीसरा पॉइंट क्या रहा है, लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब समझो लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, समझो। देखो लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि पहले क्या आया होगा, पहले सेल्स होगा ना, पहले क्या बना होगा, सेल्स बना होगा। जब ढेर सारा सेल कंबाइन हो गया होगा, जब ढेर सारा सेल कंबाइन हो गया होगा तो क्या बना हो गया, टिश्यूज बने होंगे, क्या बने होंगे, टिश्यूज बने होंगे। जब ढेर सारा सेल कंबाइन हो गया होगा क्या बना होगा, टिश्यू। और जब टिश्यू ढेर सारा कंबाइन हुआ होगा, टिश्यू जब कंबाइन हुए होंगे क्या बने होंगे, आर्गन्स बने होंगे, आर्गन। और जब आर्गन्स कंबाइन हुए होंगे तो क्या बना होगा, सिस्टम बना होगा, क्या बना होगा, सिस्टम्स बन गए, मतलब आर्गन सिस्टम्स बन गए होंगे, आर्गन सिस्टम्स बन गए होंगे, आर्गन सिस्टम बन गए होंगे। और जब आर्गन सिस्टम बना तो इसके बाद पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही बन गया, ऑर्गेनिज्म ही बन गया। इसका क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। तो यही कह रहा है कि लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सिंपल सेल से तो स्टार्ट हुआ, क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म, पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही बन गया, पूरा एक लिविंग कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही बन गया। पहले सेल बना, याद रखना चाहिए, पहले क्या बना, सेल बना, ढेर सारे सेल को मिला दिए, क्या बना, टिश्यू बना, ठीक है, टिश्यू। अब टिश्यू को इकट्ठा कंबाइन कर दिया, सभी टिश्यू को मिला दिया, क्या बन गया, आर्गन बन गया। आर्गन को भी मिला दिया, क्या बन गया, एक आर्गन सिस्टम बन गया, एक आर्गन सिस्टम। और जब आर्गन सिस्टम बन गया तो उसके बाद एक कंप्लीट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बन गया, समझे। तो सेल से स्टार्ट हुआ पूरा कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यही होता है लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया, इतना नोट करो, लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन। तब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, समझिए, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जितना डिक्टो एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं रहेगा ना, डिक्टो एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर नहीं रहेगा। तो नोट करो, हो गया, एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर नहीं रहेगा। खाली चीज़ों को ध्यान से सभी चीज़ों को मेमोराइज कर जाओ, याद कर जाओ, बस। थोड़ा सा उल्टा स्टार्ट हो गया है, पहले सेल स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, हम समझा देंगे, ठीक है। जब सेल पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ, प्लांट है थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसलिए इसको स्टार्ट किया हूँ। तो प्लांट के बारे में जानो तो अच्छी बात है ना। अब देखो क्या है, तो पहले क्या बना था, ध्यान दो, पहले क्या बना था, पहले सेल बना था, क्या बना, ध्यान देना, पहले क्या बना, पहले इसको ध्यान से देखना, पहले क्या बना, यहाँ से देखना, पहले यहाँ से देखो, पहले सेल बना, सेल से बना होगा, फिर क्या बना होगा, टिश्यूज बने होंगे, टिश्यूज बने होंगे, फिर क्या बना, आर्गन बना होगा, ध्यान देना, आर्गन्स बने होंगे, फिर क्या बने होंगे, सिस्टम्स बना होगा, आर्गन सिस्टम्स बने होंगे, आर्गन सिस्टम्स बने होंगे, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिज्म ही बन गया होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बन गया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेल से स्टार्ट हुआ था, ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। यही था लास्ट पॉइंट, लीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या था, लीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल से स्टार्ट हुआ, पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बन गया। पहले सेल बना, ठीक है, जब ढेर सारा सेल कंबाइन हो गया क्या बना, टिश्यू बना, जब टिश्यू को भी कंबाइन कर दिया क्या बना, आर्गन बना, आर्गन को भी कंबाइन कर दिया तो आर्गन सिस्टम बना, फिर ऑर्गेनिज्म बन गया, समझे। आर्गन्स क्या होते हैं, इससे हमारा लीवर हुआ, स्टोमक हुआ, हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, ये सब क्या होते हैं, आर्गन होते हैं। ब्रेन हुआ, ब्रेन का भी पार्ट है, ये भी क्या है, एक आर्गन का ही तो पार्ट है, आर्गन का ही तो पार्ट है, समझ में आया। तो यही सब सारी चीज़ें हैं जो आपको मेमोराइज करनी है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आएगा, ये लिखने के लिए एग्जाम में आएगा। पहले क्या बना, सेल्स बना, सेल को जब ढेर सारे सेल को कंबाइन कर दिए क्या बना, टिश्यूज बना, टिश्यू को कंबाइन कर दिए क्या बना, आर्गन्स बना, आर्गन को कंबाइन कर दिए क्या बना, आर्गन सिस्टम बना, फिर क्या बना, ऑर्गेनिज्म बन गया, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट, मतलब सेल से स्टार्ट हुआ, कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बन गया। नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो, अब पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ध्यान से समझना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ध्यान से समझना। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ध्यान से समझना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ध्यान से समझना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ध्यान से समझना। देखो क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहली बात पाया कहाँ जाएगा, ध्यान देना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का देखो एक बात, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पाए जाते हैं, इनका अकरेंस वहाँ पे होता है जहाँ पे ग्रोइंग पार्ट होता है, जो पार्ट ग्रोथ करता रहता है ये वहाँ पाए जाते हैं। मतलब जिन पार्ट का ग्रोथ होना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पे पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है? जो पार्ट, जिन पार्ट को भी ग्रोथ करना होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए? अकरेंस। क्या होना चाहिए? अकरेंस। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए आपका? अकरेंस होना चाहिए। क्या पॉइंट? अकरेंस। ग्रोइंग पार्ट कहाँ पाए जाते हैं? ग्रोइंग पार्ट, क्या ग्रोविंग पार्ट पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ग्रोविंग पार्ट्स में। ग्रोविंग पार्ट्स ऑफ रूट एंड स्टेम, ग्रोविंग पार्ट्स ऑफ रूट एंड स्टेम, रूट एंड स्टेम कहाँ पाए जाते हैं? ग्रोविंग पार्ट ऑफ रूट एंड स्टेम पाए जाते हैं। कि ये आपका पहला पॉइंट, समझे? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे जो भी पार्ट ग्रोविंग पार्ट ऑफ रूट्स एंड स्टेम पाए जाते हैं। ग्रोविंग पार्ट ऑफ रूट्स एंड स्टेम, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? ग्रोविंग पार्ट्स ऑफ रूट एंड स्टेम। तो कहाँ पाए? ग्रोविंग पार्ट्स ऑफ रूट एंड स्टेम, जहाँ पे जो भी पार्ट ग्रो, चाहे रूट का पार्ट हो चाहे स्टेम का पार्ट हो, जो भी ग्रो करता रहेगा वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पे पाए जाते हैं। ग्रोइंग पार्ट ऑफ रूट एंड स्टेम, या वो इसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखो, ग्रोविंग पार्ट ऑफ क्या लिखो, ठीक है, क्या लिखो ग्रोविंग रीजन ऑफ प्लांट, ठीक है, कहाँ कहाँ? जैसे रूट हुआ, ठीक है, रूट और क्या? सूट को ही स्टेम कहते हैं, ठीक है, सूट को ही क्या कहते हैं? स्टेम। कहाँ पाया जाता है? ग्रोविंग रीजन ऑफ प्लांट, जो भी प्लांट का पार्ट होगा जो ग्रो करता होगा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है? वहाँ पे पाया जाता है। इसका अकरेंस हुआ, क्या हुआ? अकरेंस कहाँ पे पाया जाता है? अब देखो इसका शेप, देखो इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप इसका कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल या रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर, इसका स्फेरिकल होता है, रेक्टेंगुलर होता है या ओवल होता है। कैसा होता है? ओवल। तो क्या इसका शेप या स्फेरिकल होगा या रेक्टेंगुलर होगा या ओवल होता है। कैसा होता है? ओवल, अंडाकार। कैसा होता है? या तो स्फेरिकल होगा या तो रेक्टेंगुलर होता है या तो ओवल होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर होता है या तो ओवल होता है। इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है या तो रेक्टेंगुलर होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। और कैसा होता है? ओवल होता है। इसका शेप कैसा होता है? या ओवल होता है। या तो देखो, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का शेप कैसा होता है? शेप या तो रेक्टेंगुलर होता है या तो ओवल होता है या तो स्फेरिकल मतलब गोलाकार होता है। स्फेरिकल या तो रेक्टेंगुलर या तो क्या होता है? ओवल। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले अकरेंस ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, जहाँ पे जो भी प्लांट का जो पार्ट है जो ग्रो करना चाहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा ये स्फेरिकल होता है, रेक्टेंगुलर होते हैं और कैसे होते हैं? ओवल होते हैं। समझे? क्या होता है? ओवल होता है। इसका तीसरा पॉइंट क्या ले सकते हो? तीसरा देखो, तीसरा क्या है इसमें? इंटरसेलुलर स्पेस। क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। देखो इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या होता है? इसमें इंटरसेलुलर, याद रखो, एक पॉइंट याद रखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कभी भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कभी भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब समझो, देखो इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? मान लो कोई ग्रुप ऑफ सेल की कोई ये टिश्यू है, तो इस टिश्यू में क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल। इस टिश्यू में क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल होगा।
इस टिश्यू में क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल। अब एक एक सेल के बीच का, एक एक सेल के बीच में जो होता है यही होता है इसका इंटरसेल्युलर स्पेस। यही क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस। ये सब क्या है, जो सेल के बीच की जगह है जो छूट गई है, यही सब क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस। ये सब क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस ही तो है, इंटरसेल्युलर स्पेस ही तो है। सेल के बीच की जो जगह होती है उसी कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। तो इसमें से क्या होता है, सेल कंप्लीटली, इसमें सेल क्या होता है, कंपैक्टली अरेंज होते हैं, ठीक है, लूजली नहीं, कंपैक्टली अरेंज होते हैं, ठीक है। बहुत इसमें जगह होता ही नहीं है, इसमें जरा सा भी स्पेस नहीं होता है, इसमें जरा सा भी स्पेस नहीं होता है कि इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाए। तो ये बात याद रखना, दिमाग में बैठा लेना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कभी भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता। ना तो यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाएगा और ना ही यहाँ पे वैक्यूल पाया जाता है। क्या, ना तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे क्या, ना तो यहाँ पे ये पाया, क्या लिख रहा हूँ, न तो यहाँ पे देखो वैक्यूल भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जब इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जा रहा है तो वैक्यूल कहाँ से पाए जाएंगे, जब इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जा रहा है तो वैक्यूल कहाँ से पाए जाएंगे। इसमें वैक्यूल भी एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। तो क्या क्या बात याद रखोगे, पहला बात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पाया जाता है जहाँ पे प्लांट का ग्रोविंग पार्ट होता है, जैसे रूट एंड स्टेम। शेप स्फेरिकल होता है, रेक्टेंगुलर होता है और ओवल होता है। तीसरा, इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। चौथा, वैक्यूल भी इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल एक स्टोरेज पार्ट होता है। क्या होता है, स्टोरेज, किसी भी चीज़, किसी भी सब्सटेंस का स्टोरेज करता है और सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, ये स्टोरेज, ये किसी भी सेल को क्या करता है, ये स्टोरेज का काम करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ऐसा कोई काम नहीं चाहिए जहाँ पे स्टोरेज हो या उसको ना तो सपोर्ट चाहिए ना तो किसी भी प्रकार का कोई स्टोरेज चाहिए। इतना नोट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। ना तो किसी प्रकार का कोई स्टोरेज, ना तो किसी प्रकार का कोई सपोर्ट चाहिए, समझे, नोट कर लो। अगला पॉइंट देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, एक्टिव सेल होते हैं। क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे हैं, एक्टिव सेल होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं, ये एक्टिव सेल होते हैं। कैसे होते हैं, एक्टिव सेल होते हैं। हमेशा डिवीजन के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। ये सेल क्या, ये कंटिन्यूसली, इसका जो सेल होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, इसलिए क्या होता है, एक्टिव सेल होता है। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, कभी ऐसे थकते नहीं है, हम कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं हमेशा, इसलिए कहते हैं एक्टिव सेल होते हैं। अगर लूज पड़ जाएंगे तो डिवीजन कैसे करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, हमेशा एक्टिव सेल होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, जो हमेशा डिवाइड करता रहता है। और क्या, डिवाइड करता रहता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला देखो, एक्टिव सेल्स होते हैं। एक्टिव सेल्स, इसका जो प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है। क्या, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ये डेंस होता है। क्या होता है, डेंस। भाई अगर डेंस नहीं रहेगा तो डिवीजन कैसे करेगा। इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है। इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है, समझे। इसका साइटोप्लाज्म कैसे होता है, डेंस होता है, हमेशा डिवाइड करता रहता है। क्या होता है, डेंस। इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस। अगर डेंस नहीं रहेगा तो डिवीजन कैसे करेगा, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म कैसे होता है, डेंस होता है। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है, मतलब अच्छी तरह से दिखता है। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है। इसका न्यूक्लियाई कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है। इसका न्यूक्लियाई कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है। इसका न्यूक्लियाई कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है, मतलब पूरी तरह से दिखता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसमें देखो, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट का मतलब होता है इसका न्यूक्लियस पूरी अच्छी तरह से दिखता है। उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो भी अच्छी तरीके से दिखेंगे। क्रोमोसोम का तो बड़ा अच्छा काम होता है सेल डिवीजन के लिए। आप लोग सेल में पढ़ा होगा, एक माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन पढ़ा होगा, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। तो इसका न्यूक्लियाई क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट मतलब अच्छी तरीके से दिखता है, अच्छी तरीके से दिखता है। और इसका जो सेल वाल होता है, इसका जो क्या होता है, इसका जो सेल वाल होता है, ये किसका बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है,
सेलुलोज का बना होता है। इसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। इसका सेल वॉल किसका बना होता है? इसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, समझे? इसका सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट बात क्या होता है? ये डिवीजन करता रहता है। क्या? डिवीजन। ये हमेशा डिवीजन करता रहता है। इसका सेल डिवीजन, इसका क्या हमेशा ये सेल डिवीजन करता रहता है। सेल डिवीजन करता रहता है, हमेशा डिवाइड करता रहता है। तो ये याद हुआ इतनी सारी बातें, हमेशा डिवीजन करता रहता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इतना आपको याद, देखो क्या क्या बातें आपको बताया, ध्यान देना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट का जो भी पार्ट होता है जो ग्रो करना चाहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे रूट का पार्ट ग्रो करता है, स्टेम का पार्ट या शूट का पार्ट ग्रो करता है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा, इसका शेप देखा, स्फेरिकल होता है, रेक्टेंगुलर होता है और ओवल होता है। तीसरा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया था। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। इसमें ना तो किसी प्रकार का कोई स्टोरेज होता है, ना तो किसी प्रकार कोई सपोर्ट देने की आवश्यकता है, ना तो इसमें वैक्यूल भी नहीं पाया जाता। वैक्यूल क्या करता है? वैक्यूल का काम क्या होता है? स्टोरेज और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टोरेज और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा? ये एक्टिव सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली हमेशा डिवीजन करते रहते हैं। एक्टिव सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूस हमेशा डिवीजन करते रहते हैं। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है या प्रोटोप्लाज्म होता है वो हमेशा डेंस होता है। क्या होता है? डेंस होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है। क्या होता है? स्मॉल, देखो जब लगातार कंटिन्यूस डिवीजन करता है इसका न्यूक्लियस छोटा होता चला जाता है, लेकिन फिर भी प्रोमिनेंट होता है। फिर भी क्या होता है? प्रोमिनेंट होता है, मतलब दिखता है इसका न्यूक्लियस, समझे? इसका न्यूक्लियस क्या होता है? दिखता है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखो आपके पास आपकी एनसीईआरटी हमारे पास है रही, ठीक है। तो क्या करते हैं, मोबाइल से पूरी एनसीईआरटी को डाउनलोड कर लिया है, उसी से देखते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि अपने से पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको केवल टू द पॉइंट एनसीईआरटी ही पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? एनसीईआरटी ही पढ़ाना है। इसलिए एनसीईआरटी को क्योंकि एनसीईआरटी ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो जितनी बातें आपको बताता हूँ आप वैसे वैसे उसको याद करते चले जाओ, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है, ठीक है, अच्छा है, जो भी बुरा बताइएगा, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इसको अच्छे से तैयार करो, बढ़िया। जितना बताता हूँ, जितना बता देता हूँ उतना अच्छे से तैयार करो। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका स्ट्रक्चर वाला पार्ट। क्या देखेंगे? इसका स्ट्रक्चर वाला पार्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लेंगे, इसके टाइप पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। तो इतना तैयार करते रहो अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।